माइसेल क्या होता है, कोलाइडी, विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं पदार्थ, इसको जानने के बाद अब ये देखते हैं माइसेल बनता कैसे है। माइसेल का बनना, माइसेल फार्मेशन। अब देखें सोडियम स्टेरेट C17H35COO यानी इसका एक्वस जलीय विलयन जल में घोलने पर स्टेरेट और सोडियम आयन में अलग हो जाता है। अब देखिए इसमें ऋण भाग है, इसको अलग से संरचना बना लें। C17H35 ये हाइड्रोकार्बन भाग है, एक तरह से अध्रुवीय भाग है। ध्रुवीय भाग जिसमें आवेश न, अध्रुवीय भाग जिसमें आवेश न हो, इसको जल विरोधी कहेंगे, है ना। और ये देखिए ऋणावेशित भाग है COO-। ये इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, पुच्छ भाग, इसको सिर, इसको पूंछ कहते हैं। और ये ऋणावेशित भाग जो है ध्रुवीय भाग है, जल स्नेही है, ये जल विरोधी है, जल स्नेही है। अब आप देखें माइसेल बनता कैसे है। माइसेल बनता है, ये जो जल विरोधी भाग हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये इकट्ठा हो जाते हैं अंदर तरफ, और ये जो ऋणावेशित भाग है यह जो है बाहर तरफ रहता है। इस तरह से ये इकट्ठा होकर के अंदर तरफ क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग जिसको अध्रुवीय भाग कहते हैं, जल विरोधी, और बाहर तरफ होता है ध्रुवीय भाग, ऋणावेशित भाग, जिसे जल स्नेही कहते हैं। और देखा गया कि सोडियम स्टीरेट का जो एक माइसेल बनता है उसमें लगभग 70 स्टीरेट आयन होते हैं। स्टीरेट आयन इतना C17H35COO माइनस के 70 आयन होते हैं लगभग औसतन। और जब 70 आयन मिलेंगे तब एक माइसेल अथवा एक कोलाइडी कण बनता है। और ये स्थायी क्यों होता है, क्योंकि देखिए बाहर उपस्थित समान आवेश, समान ऋणावेश होता है, यह माइसेल को यानी कोलाइडी कण को स्थायी बनाता है। और समान आवेश नाते सब दूर रहेंगे, माने सटेंगे नहीं, उनका कोआगुलेशन नहीं होगा, ठीक। और साबुन का स्वच्छीकरण का गुण देखते हैं, साबुन स्वच्छीकरण गुण देखते हैं। इसमें जो है अब देखें कि माइसेल का बनना आपने देख लिया, जिसमें बाहर तरफ क्या होता है, ये सोडियम स्टीरेट आयन जिसमें कि एक तरफ होता है ऋणावेश, अंदर तरफ क्या होता है बिना आवेश का यानी हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है। और ये हेड होता है, ये टेल होता है। टेल जो है अंदर तरफ केंद्रित हो जाते हैं, और हेड जो है कि एक तरह से ऋणावेशित होता है, बाहर तरफ रहता है। और इस तरह से स्थायी माइसेल बनता है। एक अनुमान लगाया गया कि औसतन एक सोडियम स्टीरेट का जो एक माइसेल बनता है उसमें लगभग स्टीरेट के 70 आयन होते हैं, और बाहर उपस्थित समान आवेश इसको स्थायी बनाता है। अब देखें साबुन का स्वच्छीकरण का गुण, साबुन कैसे सफाई काम करता है। इसमें देखिए जब कभी कपड़े गीला करके उसमें साबुन लगाएंगे, झाग उत्पन्न होगी, तो इसमें दो काम होता है सफाई में। चिकनाई के कणों का विलायकीकरण होता है, चिकनाई कण घुल जाते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि साबुन में दो भाग होते हैं, एक जो हमारा जल विरोधी है वही तेल से लगाव रखेगा, तैलीय गंदगी से यानी वसा वाली गंदगी से लगाव रखेगा, ठीक। और जो जल स्नेही है वह जो है जल में घुलने वाली गंदगियों को अपने में घोलेगा। तो विलायकीकरण मतलब क्या हुआ, चिकनाई कणों का विलायकीकरण जल विरोधी भाग से होगा, इससे अर्थात जल विरोधी भाग चिकनाई कणों को अपने अंदर बीच में लेकर चला जाएगा। चिकनाई कणों का पायसीकरण हो जाता है। कुल मिलाकर के चिकनाई कण एक तरह से पायसीकरण क्या होता है, जब एक द्रव दूसरे द्रव मिला करके कोलाइडी विलयन बन जाए तो उसको पायसीकरण कहते हैं। द्रव का कोलाइडी विलयन पायस होता है, पायसीकरण होता है। द्रव से पायस बनना पायसीकरण है। पायस क्या है, द्रव का जो एक तरह कोलाइडी विलयन होता है। आप देखें फैट जो है द्रव विरोधी होता है, जल विरोधी होता है, वह हाइड्रोकार्बन वाले भाग में बीच में चला जाता है, अधिशोषित हो जाते हैं यहाँ पर। और ये जो है हमारा बाहर वाला भाग हाइड्रोफिलिक है। चिकनाई कणों का पायसीकरण यानी कि यहाँ पर जा करके कोलाइडी का पहली बात घुलता है, उसके बाद फिर घुलने के बाद जो हमारे माइसेल होते हैं बीच में किसको ले लेते हैं, चिकनाई कणों को वहाँ ले लेते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए बाहर वाले भाग का जब हम पानी में उसको कपड़े को मैकेनिकल एक्शन हिलाते हैं,
एक तरह झपलाते हैं, झपकोरते हैं एक तरह से उसको, है ना। तो क्या होता है, क्योंकि बाहर वाला भाग पानी से लगाव रखता है, इसलिए पानी के साथ हो ये पूरा जिसमें गंदगी है अंदर उसको लिए हुए पानी के साथ है माइसेल, गंदगी लिए हुए माइसेल बाहर निकल जाता है। इस तरह से आप देखिए इमल्सिफिकेशन हुआ, पहले विलायकीकरण फिर इमल्सिफिकेशन हुआ। विलायकी माने गंदगी घुली, तैली गंदगी से दिक्कत होती है। वैसे जल में घुलने वाली गंदगी से परेशानी होती नहीं, जो हमारी चिकनाई वाली गंदगी होती है, वसा वाली, तो उसको अंदर वाला भाग जो जल का विरोधी वही वसा का संबंधी यानी कि उससे लगाव रखने वाला होगा, अफिनिटी वाला होगा। यानी कि साबुन दोनों गुण हैं, जल स्नेही, जल विरोधी। तो जल विरोधी अंदर है यानी कि हाइड्रोकार्बन भाग, यह जो है पहले घुलेगा यानी कि वहाँ कपड़े से हटेगा वो गंदगी और कहाँ जाएगा, झाग में। पहले झाग उत्पन्न होगा, झाग में हमारे ये बनेंगे घुल करके साबुन का स्टेरेट पार्ट माइसेल बनाएगा। तो माइसेल का जो अंदर वाला भाग है वसा को अपने में ले लेगा, अवशोषित कर लेगा। और बाहर वाला भाग ऋणावसित है, वह जल स्नेही है, जल के जैसा गुण है, उससे लगाव रखता है। जब पानी में उसको फिर साफ पानी में कपड़े को जब धोते हैं तो फिर ये माइसेल जिसके अंदर गंदगी अवशोषित हो गई, फैट वाली गंदगी, तैली गंदगी, जिद्दी दाग जिसको कहते हैं, वह ये जो है माइसेल का बाहरी भाग ऋणावसित है, जल से लगाव रखता है। जब जल के साथ उसको अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल एक्शन यांत्रिक क्रिया करते हैं, तो फिर जल जो है इस माइसेल जिसके अंदर गंदगी है उसको बाहर कर देता है। 2-3 बार कपड़ों को साबुन में, साफ पानी में अगर हम मैकेनिकल एक्शन करें, उसको झपकोरें या हिलाएं, तो फिर आपका कपड़ा साफ़ हो जाता है। इस तरह से साबुन द्वारा सफाई का काम, स्वच्छीकरण का गुण होता है, कार्य होता है। पायस इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में या बहुविकल्पी प्रश्नों में। पायस मानी इमल्सन। हम 2 अमिश्रणी जो आपस में ना मिल सकें, अलग अलग नेचर वाले, जैसे तेल और पानी, 2 अमिश्रणी द्रवों के कोलाइडी तंत्र या निकाय को पायस कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। ऑयल इन वाटर, यानी कि जब ऑयल माने वसा की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित की जाएं, अर्थात वसा जो है परिक्षिप्त प्रावस्था काम करेगा, यह कम मात्रा में होगा, कम, और जल अधिक मात्रा में होगा, तो परिक्षेपण माध्यम काम जल करेगा। तो वसा की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित होगी तो उसे हम ऑयल इन वाटर पायस कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। और जब जल को कम ले लें उसकी छोटी छोटी बूंदें और वसा को अधिक लें, उसमें अगर वितरित की जाए तो उसे हम कहेंगे वाटर इन ऑयल। और इसमें देखें, इसका उदाहरण पहले वाले का है दूध, इसका मक्खन है। मक्खन में कम मात्रा में जल होता है, अधिक मात्रा में वसा होती है। वसा यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम काम करता है मक्खन में, और जल जो है परिक्षेपित प्रावस्था काम करता है। अपायसीकरण क्या है, इमल्सिफिकेशन। देखिए, 2 अमिश्रणी द्रवों को क्रमशः कम और अधिक लेकर, एक को कम लेंगे परिक्षित प्रावस्था काम करेगा, दूसरा परिक्षेपण माध्यम अधिक जो लेंगे। 2 अमिश्रणी द्रवों को क्रमशः कम और अधिक लेकर पायस या कोलाइडी विलयन बनाना पायसीकरण कहलाता है। लेकिन यदि हम खाली तेल, वसा और पानी ले लें तो स्थायी पायसीकरण नहीं हो पाता है, तो पायस अस्थायी होता है। स्थायी बनाने के लिए स्थायी कारक या पायसी कारक मिलाते हैं, है ना। स्थायी कारक क्या होता है, साबुन अपमार्जक, सफाई में यही बनता है, समझ लीजिए, सफाई में यही बनता है। उसमें देखिए पायसी, पहले क्या विलायकीकरण होता है, फिर पायसीकरण होता है। पायसीकरण माने कोलाइडी विलयन बन जाता है ना, स्थायी रूप से, और यानी गंदगी फिर से कपड़े में नहीं जा पाती है। अब यहाँ देखिए, अगर स्थायी कारक नहीं मिलाएंगे साबुन अथवा डिटर्जेंट, तो क्या होता है, समान जो द्रव होगा उनके कणों के बीच में संसंजक बल कार्य करता है, कोहेसिव फोर्स। और अलग अलग द्रव में, अलग अलग पदार्थों में जो आसंजक बल कार्य करता है, एडहेसिव फोर्स। तो देखिए, अगर पायसी कारक नहीं मिलाएंगे तो संसंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है, जिससे क्या होगा, 2 द्रवों की
अलग अलग आपस में नहीं मिलेंगे, बल्कि जो एक द्रव है उसकी अलग परत हो जाएगी दूसरे द्रव से, दोनों द्रवों की परतें अलग अलग हो जाएंगी। हाँ, और पारसी कारक जब मिला देते हैं क्या करता है, पारसी कारक एक द्रव की सतह पर अधिशोषित होकर बड़ी बूंदें बनने से रोकता है, अर्थात इकट्ठा किसी द्रव के छोटी छोटी बूंदों के इकट्ठा होने से रोकता है, यानी कि अलग अलग परत होने से रोकता है। अर्थात जब तक हम स्थायी कारक अथवा पारसी कारक जो कि साबुन अपमार्जक होता है, साबुन मिलाएं चाहे अपमार्जक, इसको नहीं मिलाएंगे, स्थायी पायस नहीं बनेगा, है ना, और नहीं तो परतें अलग अलग हो जाएंगी। पायस जो होता है द्रव का कोलागिरी तंत्र निकाय, उसकी विशेषताएं थोड़ा बहुत देख लें, भले ही परीक्षा में ना आए लेकिन थोड़ा जानते रहें, ठीक रहेगा। नंबर 1 है ओ ऑयल इन वाटर। जो पायस होता है इसकी विद्युत चालकता वाटर इन ऑयल से अधिक होती है, और वाटर इन ऑयल की श्यानता विस्कासिटी ऑयल इन वाटर से अधिक होती है। देखिए विद्युत चालकता जिसकी अधिक होगी उसकी श्यानता कम होगी, देख रहे हैं, और जिसकी विद्युत चालकता कम होगी उसकी श्यानता अधिक होगी। जल में विलेय रंगीन पदार्थ, अगर हम ऑयल इन वाटर मिलाएंगे तो अपना रंग देगा वो, लेकिन वाटर इन ऑयल मिलाएंगे तो नहीं देगा। देखिए जिसमें वाटर जो है जल में विलेय होगा, जिसमें जल परिक्षेपण माध्यम होगा उसमें रंग देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऑयल इन वाटर, दूध से वाटर इन ऑयल मक्खन प्राप्त करते हैं तो इसमें प्रावस्था परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें एक तरह से दूध हमारा कैसी प्रावस्था होती है, द्रव प्रावस्था होती है ना। दूध की प्रावस्था क्या है, द्रव प्रावस्था। इसकी क्या है, ठोस प्रावस्था हो जाती है, ठोस प्रावस्था हो जाती है, मक्खन बन। इस समय दूध से ऑयल इन वाटर को अगर वाटर इन ऑयल में चेंज करें तो ठोस प्रावस्था परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन हो जाता है। अब किसी पायस को उसके परिक्षेपण माध्यम से ही तन किया जा सकता है, अगर यानी कि इसको पतला करना है ऑयल इन वाटर को, इसमें तो परिक्षेपण माध्यम क्या वही मिलाएं तभी पतला होगा, जैसे दूध में पानी मिलाएं तभी पतला होगा। और ये देखिए मक्खन में अगर हम सोचें पानी मिला के पतला करें नहीं हो पाएगा, मक्खन ऊपर तैर जाएगा। इसमें ऑयल यानी फैट मिलाएंगे तभी ये पतला होगा, तन होगा, है ना, यही चीज़ है। विपायसीकरण, डीइमल्सिफिकेशन, है ना, तो इसमें क्या है, गर्म करेंगे तो देखिए अलग अलग हो जाएगा, है ना। पायस जो होते हैं उसमें ऑयल इन वाटर चाहे वाटर इन ऑयल होता है, गर्म करने पर अलग अलग हो जाएंगे, फैट अलग और पानी अलग। ठंडा करने पर अलग हो जाएंगे, आप देखते हैं वसा ऊपर आ जाती है ना। और हमेशा देखिए वसा हो चाहे घी हो चाहे तेल हो, ये सब हल्के होते हैं, पानी से ऊपर ही आएंगे। और क्या है, अब केंद्रीय क्रिया जो घुमाते हैं, अर्थात कह सकते हैं मथते हैं तो उसमें भी मक्खन अलग हो जाता है। जेल क्या होता है, ऐसा कोलागिरी तंत्र जेल होता है, जेल नहीं, जेल लिख सकते थे लेकिन जेल माने जेल वाला, उससे कन्फ्यूजन है इसलिए जेल लिखते हैं, जेल ऐ की मात्रा, जेल जिसमें द्रव क्या हो, परिक्षित प्रावस्था हो और ठोस परिक्षेपण माध्यम हो। ये दो प्रकार का होता है। प्रत्यास्थ जेल होता है, स्टार्च और जिलेटिन, इसमें बल लगाएं, ये थोड़ा मुलायम होता है, बल लगाने से आकार में परिवर्तन होगा लेकिन बल हटाने पर अपना आकार पुनः प्राप्त कर लेगा, इसे हम प्रत्यास्थ जल कहेंगे। अप्रत्यास्थ जल ये कठोर होते हैं, इसमें बल लगाएंगे तो जैसे सिलिका जल है, बल लगाने पर इसका आकार बदल जाएगा लेकिन बल हटाने पर आकार फिर से नहीं प्राप्त करेगा, उसे अप्रत्यास्थ जल कहेंगे। इसमें देखिए कुछ खास बात है, पूर्णतया प्रत्यास्थ जल जो है उसमें जल डालने पर जल बन जाता है फिर से। अगर उसको मान लें उसमें से जल निकाल लें, है ना, उसके बाद फिर से जल डाल दें, है ना, तो फिर से वो प्रत्यास्थ अगर जल फिर से जैल बन जाएगा, जैल, है ना, GEL जल बन जाएगा। लेकिन ऐसा उसमें नहीं होता क्या, अप्रत्यास्थ में, है ना, अप्रत्यास्थ में ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें से जल निकाल लें अप्रत्यास्थ में से तो फिर से अगर सोचें पानी मिला के नहीं बन पाएगा वो। निर्जलीकृत यानी कि अगर उसमें से जल निकाल लें प्रत्यास्थ जल में से जल निकालने के बाद जब फिर से जल मिलाते हैं तो वो उसका आयतन बढ़ जाता है, फूल जाता है, इसे जल का फूलना अथवा स्वेलिंग कहते हैं, है ना। इस तरह छोटा मोटा टॉपिक। अब अंतिम है हमारा
कोलाडी तंत्र अथवा कोलाडी निकाय की विशेषताएं अथवा अनुप्रयोग, खास करके अनुप्रयोग। कोलाडी निकाय जितने हैं उनका अनुप्रयोग एप्लीकेशन, कोलाइडों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन दो प्रकार का होगा। नेचुरल एप्लीकेशन प्राकृतिक रूप से अपने आप जो होता है, और इंडस्ट्रियल यानी उद्योग धंधों में हम लोग करते हैं। आप देखें उद्योग धंधों में जैसे है कि धुआं निकलता है हवा में, कहीं चिमनी लगी है तो उसमें जो कार्बन कण होते हैं उनको अवक्षेपित करके वहीं पर मेटल का, धातुओं का कार्टेल होता, गोला होता है धनावशित, उसकी सहायता से कार्बन निकाल लेते हैं। जो गैस निकलती है उसमें से, तो कार्बन रहित गैस हवा में जाएगी, मिलेगी, तो उतना हानिकारक नहीं होगी। इसी प्रकार जैसे दूध है, दूध भी एक वो है, क्या है, कोलाडी तंत्र है। मक्खन है, ये सब ये प्राकृतिक हो गया। बादल बनना, कोहरा कुहासा, ये सब आप देखें प्राकृतिक अनुप्रयोग क्या है। कोहरा तथा धुंध है ना, कोहरा तथा ओस बिंदु के नीचे कोहरा बनता है। कैसे बनता है? ओस बिंदु के नीचे धूल के कणों पर जलवाष्प का जमाव होता है। एक तरह से हवा में धूल के कण होते हैं तैरते हुए, और हाँ, धूल के कणों पर जमते हैं, यानी कि हवा में, यानी कि एक तरह से कोहरा धुंध क्या होता है, द्रव एरोसॉल होता है। इसमें परिक्षित प्रावस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम गैस होती है। हवा में धूल के कण होते हैं, परिक्षेपण माध्यम हवा है, उसमें थोड़े बहुत धूल के कण होते हैं। जलवाष्प उसे संघनित होकर के बहुत छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं, और यही छोटी छोटी बूंदें धुंध का रूप लेती हैं। डेल्टा का निर्माण बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अधिकांश जितने कोलाडी तंत्र हैं, चाहे प्राकृतिक चाहे मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल, वो सब ऋणावशित होते हैं। नदियाँ मिलती हैं जहाँ समुद्र से, नदियों में उपस्थित मिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे गंदगी हो, चाहे कुछ भी हो, वह ऋणावशित कोलाइड होता है, उस पर ऋणावश होता है। और जहाँ पर समुद्र जल से मिलता है, समुद्र के जल से मिलता है, वहाँ पर समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे हमारा हो गया फेरिक क्लोराइड अथवा सोडियम क्लोराइड, तमाम होते हैं। उसमें से जो धनायन उपस्थित होते हैं, वह ऋणावशित कोलाइड को स्कंदित कर देता है। और वहीं पर जहाँ नदियाँ मिलती हैं समुद्र से, वहीं पर उसमें उपस्थित गंदगी, बालू, मिट्टी, जो ऋणावशित कोलाइड होता है, वह स्कंदित होकर के समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघट्यों के धनायनों से स्कंदित होकर के वहाँ पर जमा हो जाती है। उस जमने को हम डेल्टा का बनना कहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं वहाँ पर डेल्टा यानी जगह जगह ऊंचा हो जाता है, और फिर भी नदी की अभी बह रही इधर से, बाद में वहाँ ऊंचा हो जाएगा, दूसरी तरफ से बहेगी। आकाश का नीला रंग, धूल के कण एक तरह से हवा में उपस्थित हैं, कोलाइडी तंत्र है वो, तो धूल के कणों से प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। मक्खन, दूध, आइसक्रीम, पनीर। मक्खन आपने देखा वाटर इन ऑयल होता है, पायस। दूध क्या होता है? ऑयल इन वाटर होता है। आइसक्रीम, पनीर, जेली। इस तरह से आप देखें, आइसक्रीम, पनीर, जेली, ये सब निश्चित रूप से ये सब वाटर इन ऑयल होगा ना। कुल मिला के पायस दो ही प्रकार के होते हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। दूध हमारा क्या है? ऑयल इन वाटर का उदाहरण है, यानी कि इसमें जल ज़्यादा होगा और वसा कम होगा। बाकी सब में वसा ज़्यादा होगी और जल कम होगा। परिक्षेपण माध्यम इसमें वसा होगी, किसमें? मक्खन में, आइसक्रीम में, पनीर में, जेली में, और इसमें परिक्षेपण माध्यम जल होगा, दूध। वर्षा भी देखिए, वर्षा महत्वपूर्ण है। एरोसॉल होता है, इसमें बादल बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? वही उदाहरण है द्रव एरोसॉल, यानी कि जो जलवाष्प उपस्थित होता है, धूल के कण को हम ठोस नहीं मानेंगे यहाँ पर। हवा में जलवाष्प धूल के कण से संयुक्त होकर के छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करेंगे। यही बूंदें बड़ी बूंदों में बदलती हैं, और दो प्रकार बादल बनते हैं, एक धनावशित, एक ऋणावशित। जब धनावशित और ऋणावशित बादल विपरीत दिशा में टकराते हैं, बिजली चमकती है, कड़कता है और बिजली चमकती है, और साथ साथ में जो बूंदें छोटी छोटी हैं
स्कंदित होकर के वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बादल धनावसित, उसमें उपस्थित बूंदें धनावसित, बादल धनावसित होगा उसमें उपस्थित बूंदें धनावसित, और बादल ऋणावसित उसमें उपस्थित बूंदें ऋणावसित। तो जब दो धनावसित ऋणावसित बादल आपस में टकराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे को स्कंदन कर देंगे। तो बूंदें स्कंदित होने के बाद बड़ी होती हैं, जब बड़ी होती भारी होती तब ज़मीन गिरती है, यही ज़मीन पर गिरना वर्षा का होना है। रक्त का स्कंदन, देखिए हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त क्या है, ऋणावेशित कोलाइडी निकाय होता है, ऋण आवेशित होता है कोलाइडी। अब हमारे शरीर में पानी होता है, खास करके जहाँ से रक्त बहता है ऊपर ऊपर त्वचा में विद्युत अपघट्ट होते हैं। पानी में विद्युत अपघट्ट होते हैं। तो विद्युत अपघट्ट में धनावसित ऋणावसित दोनों आयन होंगे। तो धनावसित आयन अगर पसीने में धनावसित आयन जो है हमारे पानी में शरीर में ऊपरी सतह पर, तो वहाँ पर रक्त जब बहने लगता है तो वहाँ पर धनावसित आयन जो होते हैं पानी में उपस्थित पसीने ऊपरी शरीर के ऊपरी त्वचा में, वो धनावसित विद्युत अपघट्ट में उपस्थित धनावसित आयन, चाहे सोडियम क्लोराइड हो चाहे तमाम लवण भी घुले होते हैं, वह जो है रक्त को स्कंदित करके थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा घाव होगा तब नहीं, उतना स्कंदन नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत अगर घाव है, थोड़ा बहुत रक्त बह रहा है तो स्कंदन हो जाता है, वहाँ रक्त जम जाता है। रक्त का थक्का जमना यही स्कंदन होता है। और ध्यान दीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में विद्युत अपघट्ट बहुत कम होते हैं। ऐसा मैंने देखा है। कुछ बच्चों को एक जगह हम पढ़ा रहे थे, एक विद्यालय था आजमगढ़ में, वहाँ पर उस बच्चे को कोई मारता नहीं था, और कहीं अगर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा पोपरी टाइप होता है ना, या कहीं भी हल्का सा अगर लग गया, खुल गया, तो फिर रक्त का बहना बंद होता ही नहीं था। जिसके शरीर में यही विद्युत अपघट्ट नहीं होगा उसके शरीर में रक्त का बहना बंद नहीं होगा। और रक्त ज़्यादा बहता है तब टाँका लगाया जाता है। टाँका लगाने पर क्या होता है, स्थान कम हो जाता है, कम स्थान से रक्त कम बहेगा, तब वहाँ पर स्कंदन होगा। स्कंदन होगा, बाद में वो पूजेगा और सही हो जाएगा धीरे धीरे। चैप्टर अंतिम दौर में है बच्चों। इसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक अनुप्रयोग के बाद एप्लीकेशन के बाद हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे। औषधियों के निर्माण में जैसे गंधक का कोलाइड, सल्फर कोलाइड जो होता है कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोल्ड का कोलाइड जो होता है इंजेक्शन में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशिया दूध जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट दवा में काम आता है। कुल मिला के जो दवाएँ हम लेते हैं, और वो दवाएँ चाहे टॉनिक आपका है, चाहे जो है कोई टैबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, शरीर के अंदर जाने पर कोलाइडी विलयन बनाता है, और तभी हमारे शरीर का अलग अलग अंगों में अवशोषित होकर के अपना वो काम करता है ना, हमको ठीक करता है। और देखें जल का शोधन, जल जो गंदा होता है, कोई भी चीज़ गंदा हो, जैसे गंदे जल में मिट्टी बालू गंदगी होगी, ये सब ऋणावेशित कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं, ऋणावेशित कोलाइड होते हैं। और जब फिटकरी उसमें लटका दिया जाए तो फिटकरी पोटेशियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, यानी कि उसमें पोटेशियम एल्युमिनियम आयन होते हैं। तो फिटकरी उसमें जाएगी तो उसके थोड़ा घुलेगी फिटकरी, और उसके बाद उसमें पोटेशियम एल्युमिनियम आयन जो है गंदगी के संपर्क में, जो कि ऋणावेशित कोलाइड हैं, कोलाइडी कण हैं, उनका स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन हो के इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे नीचे। इस तरह से ऊपर जो है हमको साफ पानी मिल जाएगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, है ना। धनावेशित जो हमारा विद्युत अपघट्ट एक तरह से है, और ऋणावेशित गंदगी अथवा बालू अथवा मिट्टी उससे मिलकर के स्कंदन करके उसको क्या करेंगी, नीचे बैठा देंगी, और साफ पानी ऊपर मिलेगा। रबर उद्योग में रबर के पेड़ से जो हमको लैटेक्स मिलता है, वो पायस, ऋणावेशित पायस होता है, कोलाइड होता है। इसका स्कंदन करा के हमको रबर प्राप्त करते हैं, जिससे तमाम वस्तुएं बनाते हैं, टायर वगैरह तमाम चीज़ें बनाते हैं, है ना। लैटेक्स मिलता है, वो क्या है, एक तरह से कोलाइडी है ना। उसका स्कंदन कराएं तब रबर मिलता है। कपड़ों को धोने में बताना है नहीं, है ना। कपड़ों को धोने में आप जानते हैं कि कैसे धोया जाता है। सोप तथा डिटर्जेंट और पानी के साथ गंदे कपड़ों को अप्लाई करते हैं, उसमें माइसेल बनता है। माइसेल के अंदर जो है जो तैली गंदगी होती है, उसी की सफाई हम लोग विशेष रूप से करते हैं। जो पानी से नहीं घुलती है वो
माइसेल के बीच में जाती है। उसके बाद क्योंकि माइसेल के बाहर ऋणावेश होता है, वह पानी से लगाव रखता है, पानी जैसा गुण है, ध्रुवीय गुण है, इसलिए कपड़े साफ पानी में बार बार धुलेंगे 2-3 बार तो वो गंदगी लेकर के माइसेल बाहर चला आएगा। धुएँ के अवक्षेपण में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जहाँ चिमनी लगी होती है, धुआं निकलता है, धुएं में कार्बन कण होते हैं, तो कार्बन कण अगर हवा में मिलेगा गैस के साथ तो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसके लिए क्या करते हैं, धात्विक कार्ट्रेल और छेपक, धात के बड़े बड़े गोले उसके जहाँ से धुआं निकलता वहाँ पर लटका देते हैं और उसको धनावशित कर देते हैं। और तो धनावशित धात्विक जो कार्ट्रेल है उसके संपर्क में कार्बन है चाहे कोई गंदगी है वह ऋणावशित होती है, ऋणावशित कोलाइड होती है। तो कार्बन जो ऋणावशित कोलाइड होते हैं, धनावशित धात्विक कार्ट्रेल यानी गोले के संपर्क में आने पर वहीं पर उदासीन हो जाते हैं, अनावशित हो जाते हैं और उनका स्कंदन हो जाता है और वहीं पर कार्बन कण बैठ जाते हैं, गैस निकलेगी, उसमें कार्बन नहीं रहेगी, उसमें कार्बन रहित, कार्बन बिना गैस निकलेगी, वह उतना हानिकारक नहीं होगा। इस तरह से हम हवा को साफ रख पाएंगे अगर हम धुएं में से कार्बन कणों का अवक्षेपण करा देंगे।